प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से हो। हम अपना कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? हम अपना दूसरा अध्याय, है ना, रेशों से वस्त्र तक। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम? रेशों से वस्त्र तक। और हम क्या चर्चा कर रहे थे कि रेशम कैसे प्राप्त होता है ना, रेशम कैसे प्राप्त होता है। हमने देखा कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन का विज्ञान को क्या कहते हैं? हमने सेरिकल्चर, है ना, हमने देख लिया, ये सब पढ़ लिया। या तो रेशम कीट पालन बोलते हैं या सेरिकल्चर। उसके बाद फिर हमने किसके बारे में बात किया? कोकून से रेशम प्राप्त करना, किस तरह से कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है ना। तो हमने क्या देखा? उसमें भी हमने बहुत सारे चरण देखे, है ना, कि किस तरह से 10-15 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में कोकूनों को डाला जाता है और किस तरह से उससे रेशम तैयार करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अलग अलग किस्म के रेशम के बारे में। सभी रेशम एक जैसे नहीं होते, है ना। हमने पिछले बार आपको बताया कि रेशमी धागे दिखाए थे आपको, कि क्या करते हैं बाद में वे लोग रेशम को इकट्ठा करके उससे क्या करते हैं, रेशमी धागे बनाते हैं, है ना। और उसको कई रंगों में क्या करते हैं, रंग देते हैं। कई रंगों में क्या करते हैं, रंग देते हैं, है ना। हमने ये अपने पिछले कक्षा में देखा। फिर हमने क्या देखा कि किस तरह से रेशम के धागों को देखिए इस तरह से अलग अलग रंगों में रंगते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि इससे किस तरह से रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे रेशम जो है बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम जो है शहतूत, है ना। सबसे प्रचलित रेशम क्या है? शहतूत के पत्तों में जो रेशम होता है उससे बनता है। तो सबसे प्रचलित रेशम कौन से पत्तों से बनता है? किसके पत्तों से बनता है? शहतूत के पत्तों में जो रेशम कीट पालते हैं। तो लिख लीजिए शहतूत। कौन से पत्ते हैं? शहतूत। शहतूत के पत्तों से या शहतूत के पत्तों के ऊपर जो रेशम कीट को पालते हैं उससे सबसे प्रचलित रेशम प्राप्त किया जाता है। तो सबसे प्रचलित रेशम कहां से प्राप्त करते हैं? शहतूत, है ना। शहतूत के पत्तों पर जिन कीट को पाला जाता है। और वैसे ही इसके अलावा हमने देखा था, और भी पेड़ देखे थे ना हमने, कि रेशम होता है। जैसे कि हमने कौन सा देखा? ओक के पेड़ में देखा। किसके पेड़ में देखा था? ओक के पेड़ में। फिर हमने अरंडी के पेड़ में देखा। तो जो ओक और अरंडी के पेड़ में जो रेशम पाए जाते हैं, वे विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार के रेशम को देखिए। एक है तसर रेशम। कौन सा है? तसर रेशम। ये रेशम के विभिन्न विभिन्न क्या है बच्चों? नाम है। तसर रेशम। उसके बाद हमने क्या देखा? मूंगा रेशम। अगला रेशम कौन सा है? मूंगा रेशम। आप इन रेशम के अलग अलग किस्म को लिख लीजिए। एक हमने क्या देखा? टसर रेशम। दूसरा हमने देखा मूंगा रेशम। फिर हमने देखा कोसा रेशम। कोसा रेशम। कोसा रेशम। फिर हमने देखा एरी रेशम। ठीक है, ये हम आपको यहां पर लिखते हैं। देखिए, तो हमने क्या देखा? एरी रेशम। तो हमने तीन प्रकार के रेशम, सबसे पहले ये देखा सबसे प्रचलित रेशम जो है कहां पर मिलता है? शहतूत के पत्तों पर जिन कीटों को पाला जाता है। फिर हमने देखा ओक, अरंडी, सबके पेड़ों पर भी क्या है? कीड़ों को, रेशम के कीट को पाला जाता है। और उसमें से हमने क्या देखा? अलग अलग तरह के रेशमों को देखा, जैसे एरी रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। तो क्या है, इन सब रेशमों के
कपड़े जो है अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, हम जरा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है एरी रेशम, देख रहे हो ना, एक अलग किस्म का रेशम। देखिए, एरी रेशम। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए मूंगा सिल्क या मूंगा रेशम। ये देख रहे हो ना, सब अलग अलग किस्म के होते हैं। ये है मूंगा सिल्क। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, कौन सा रेशम देखा, ये देखिए टसर रेशम, टसर रेशम। और ये देखिए कोसा रेशम, कोसा रेशम। तो हमने इस तरह से देखा कि रेशम जो है अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि रेशम के कपड़े जो है, हम लोग बहुत सारे अलग अलग किस्म के रेशम पाए जाते हैं, और सबसे अच्छा रेशम हमें शहतूत में पाले गए कीटों से मिलता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न रेशमों को देखा, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। ये सब रेशम के अलग अलग क्या है, नाम है। अलग अलग क्या है बच्चों, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो हमने ये सब देखा, हमने ये सब रेशम के अलग अलग किस्में देखे। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आप इन सब अलग अलग किस्म के रेशमों को जरा आप अपने इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में कौन कौन से किस्म के रेशम मिलते हैं वो आप लिखेंगे। तो हमने रेशम के कीड़ों का चक्र देखा, तो रेशम के बारे में थोड़ी सी और बातें हम जानते हैं, थोड़ी सी और बातें क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़ों के बारे में क्या है, हम लोग थोड़ी सी और बातें हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कि देखिए, रेशम कीट के एक कोकून से, रेशम कीट के एक कोकून से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। तो आप जरा सोचिए, अब हमने क्या है, हमने रेशम के कीट के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से रेशम का उत्पाद होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेशम के कीट के एक कोकून से, एक कोकून से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबी धागा निकलता है, लंबी रेशमी धागा निकलता है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए, है ना, रेशम को जब प्राप्त करते हैं तो क्या है, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग कितने कोकूनों की आवश्यकता होती है, 5500। ये सिर्फ आप सुन लीजिएगा, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा जान लीजिएगा ये सब बातें। तो 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। अब अगला देखिए, रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त ना करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है ना। तो क्या करते हैं, पूरे कीटों से रेशम प्राप्त नहीं करते, उसमें से 1% कोकून से रेशम वो लोग प्राप्त ना करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि रेशम निर्माण के लिए पुनः जीवन चक्र वे आरंभ कर सके। हमने उनका जीवन चक्र देखा था ना, तो पुनः जीवन चक्र आरंभ करने के लिए 1% रेशम कीट को वे लोग छोड़ देते हैं, है ना, ताकि रेशम के निर्माण के लिए वे लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं, अब हम अगला देखते हैं, चलिए, कि दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब, दैनिक जीवन में, है ना। तो अब जरा ये टॉपिक लिख भी लीजिए, दैनिक जीवन में हम लोग दैनिक जीवन में क्या देख रहे हैं, जंतु रेशों की,
हमने देखा ना जंतुओं की, जैसे कि भेड़ से मिला हमें, है ना, सभी से क्या मिला, हमें ऊन मिले। तो किस तरह से जंतु रेशों की, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं, हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं, उपयोगिता, है ना। तो हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता। हम सबने चर्चा किया, है ना। हमने पहले क्या है, हमने आपको भेड़ सब दिखाए थे, ऊन किस तरह से प्राप्त होता है, सबसे पहला हमने उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, रेशम के बारे में। तो आपको पता है कि जैसे कि हम लोग ऊन का उपयोग किन किन साधनों के लिए करते हैं, किन किन सामान के लिए करते हैं, जैसे कि स्वेटर, शॉल, कंबल, है ना, जैसे टोपी, जैकेट आदि बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग ऊन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, ऊन। तो ऊन का उपयोग किन किन सामानों को बनाने के लिए होता है, जैसे कि शॉल बना लिया, स्वेटर बना लिया, टोपी बना लिया, कंबल बना लिया, है ना। और ऊनी वस्त्रों से हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडी लगती है आपको, तो ठंड से बचने के लिए आप लोग कौन से कपड़े पहनते हो, रेशमी की ऊनी, जी हाँ, हम लोग कौन सा पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना, क्योंकि रेशमी कपड़े तो शादी सब तक के लिए ठीक है, लेकिन ठंड से बचने के लिए हमें कौन से कपड़े हमें आराम देती है, हमें ऊनी कपड़े, जो हमें काफी ऊष्मा, काफी गर्मी प्रदान करती है ना, और हमारे शरीर का ताप को क्या है, स्थिर रखता है, और हमें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। और वैसे ही हमने देखा, पिछले कक्षा में भी देखा कि ऊन से हम लोग जैसे कि कालीन बना लिया, गलीचे बना लिए, है ना, जैसे पावदान बना लिया, और काफी घरेलू सामग्रियों में हम लोग क्या करते हैं, सामग्रियों में ऊन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ऊन की विशेषताएं हमने देख लिया। और उसके बाद, ऊन के बाद हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, रेशम के बारे में, कि रेशम, रेशम से क्या क्या उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब पता है आपको, रेशम से बने वस्त्र कैसे होते हैं बच्चों, रेशम से बने वस्त्र काफी मुलायम होता है ना। रेशम से बने वस्त्र कैसा होता है, काफी हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, है ना, और काफी मजबूत और टिकाऊ टिकाऊ होते हैं। और रेशमी वस्त्र जो है हमें क्या देता है, आराम देता है, काफी आरामदायक होता है। आप जब रेशमी कपड़े पहनते हो तो आपको क्या है, काफी सॉफ्ट, है ना, काफी अच्छा लगता है, नरम नरम, काफी आरामदायक होता है। कौन से वस्त्र, रेशम के वस्त्र। ऊन के वस्त्र हमें किससे बचाता है, हमें ठंड से बचाता है ना, ठंडी में हमें काफी आराम मिलता है। लेकिन रेशम के वस्त्र जो है काफी चमकीले, काफी लचीले, है ना, मुलायम होता है, जो हमें क्या होता है, बहुत आराम देता है, आरामदायक होता है। और इसीलिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में हम लोग करते हैं, हमें आराम के लिए। और आपको पता है ना, हमारे इसमें रेशम से काफी रेशमी साड़ियां, है ना, रेशमी साड़ियां सब किससे बनता है, रेशम से बनता है। जैसे घाघरा चोली, है ना, चूड़ीदार शेरवानी, जैसे हम लोग शादी में जो जो सुंदर सुंदर कपड़े इस्तेमाल करते हैं, वो सब ज्यादा किससे बनता है, रेशम से बनता है। और रेशम से और भी अन्य वस्तुएं बनती है, जैसे कि पैराशूट, जैसे बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाले टांके, जिसमें जिससे टांके लगाते हैं, उन सब में भी किसका इस्तेमाल करते हैं, रेशम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में रेशम का बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा हाथ है ना। रेशम का और ऊन दोनों जो है हमें बहुत सी आरामदायक अवस्थाएं प्रदान करते हैं। तो हमने आज इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, हम देखेंगे हम इस पाठ में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग इस पाठ में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या सीखा इस पाठ से।
तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ों की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किया जाता है ना? ऊन के बारे में हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने क्या देखा? भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है ना? फिर हमने क्या देखा? भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। ये सब हमने इस पार्ट में पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में? रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। फिर हमने देखा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। अब जरा इन सब पॉइंटों को जरा याद रख लीजिए, हमने ये सब पढ़ा है इस पार्ट में। फिर हमने अगला क्या देखा? कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं, है ना? रेशे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशम की रीलिंग। उसके बाद हमने क्या देखा? ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। और रेशम से क्या बनता है? रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियां, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी आदि बनाया जाता है ना? तो हमने इतनी बातें इस पाठ में हमने चर्चा कर लिया, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? अगला हम लोग प्रश्न उत्तर में जाएंगे। ठीक है? अगली बार जब आप आओगे तो ये सब अच्छे से पढ़कर आओगे। और अगली बार हम क्या करेंगे? पाठ का हम लोग उसकी अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सभी प्रश्न उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। किताबें बंद कर दीजिए, किताबें सब बंद कर देंगे। और जो प्रश्न दिख रहा है उसका उत्तर सिर्फ आप नोटबुक में लिखोगे। चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। रेशम कीड़ों के पालन का विज्ञान। रेशम कीटों के पालन का विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए। हरिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी आमरीकल्चर। रेशम के कीटों का पालन का विज्ञान। सिर्फ उत्तर लिख लीजिए। अगला देखिए, भारत का प्रमुख सेरिकल्चर केंद्र कहाँ है? भारत का प्रमुख सेरिकल्चर केंद्र कहाँ है? ए मैसूर तथा बेंगलुरु, बी केरल तथा मुंबई, सी पंजाब तथा बिहार। उत्तर को आपके नोटबुक में लिख लीजिए। अगला देखिए, लार्वा को किस नाम से भी जाना जाता है? लार्वा को किस नाम से भी जाना जाता है? ए कोया, बी इल्ली, सी मादा। लार्वा को किस नाम से भी जाना जाता है? ए कोया, बी इल्ली, सी मादा। चौथा देखिए, कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए रीलिंग, बी सीलिंग, सी पीलिंग। किसी को उत्तर दिखाइएगा नहीं, किसी का देखना नहीं, लिख लीजिए आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, रेशमी वस्त्र पहनने में डैश होते हैं। क्या होता है? ए कष्टदायक, बी आरामदायक, सी इसमें से कोई भी नहीं। अगला देखिए, पूर्ण कोकून बन जाने के बाद
उन्हें क्या किया जाता है? पूर्ण कोकून बन जाने के बाद उन्हें क्या किया जाता है? ए, फेंक दिया जाता है, बी, इकट्ठा किया जाता है, सी, उपयोग नहीं किया जाता। अगला देखिए, लार्वा के विकास के लिए बांस के बने ट्रे में किसकी कोमल पत्तियां बिछाकर रखते हैं? ए, नीम की, बी, शहतूत की, सी, आम की। किसकी कोमल पत्तियां बिछाकर रखते हैं? 8वां देखिए, रेशम कहां से प्राप्त होता है? ए, रेशम कीट के कोकून से, बी, रेशम कीट के अंडों से, सी, रेशम कीट के पंखों से। अगला देखिए, प्यूपा युक्त गोलकार रचनाओं को क्या कहते हैं? प्यूपा युक्त गोलकार रचनाओं को क्या कहते हैं? ए, कोया या कोकून, बी, सोया या सुकून, सी, इसमें से कोई भी नहीं। प्यूपा युक्त गोलकार रचनाओं को। अब अगला देखिए, कोकून को एकत्रित करके उसे डैश में डाल दिया जाता है। कोकूनों को इकट्ठा करके उसे किसमें डाल दिया जाता है? ए, बर्फ की पानी में, बी, उबलते हुए पानी में, सी, सादा पानी में। कोकूनों को एकत्रित करके उसे डैश पानी में, बर्फ की पानी में, उबलते हुए पानी में, या फिर सादा पानी में, किसमें डाल दिया जाता है? चलिए, अब आप सबका उत्तर की बारी है। सब लोग माइक को ऑन कर लीजिएगा और हम लोग जब बोलेंगे तो उसका उत्तर दे दीजिएगा। पहला प्रश्न, रेशम कीटों के पालन का विज्ञान हम क्या कहते हैं? चलिए उत्तर बोलिए। रेशम कीटों के पालन का विज्ञान, अनम्यूट कर लीजिए और देने के बाद सब माइक करेंगे, नहीं तो आवाज नहीं करोगे उत्तर देने के बाद। ओके, दूसरा देखिए, भारत का प्रमुख सेरीकल्चर कहाँ है? मैसूर तथा बेंगलुरु। बहुत अच्छा। अगला देखिए, शोर नहीं कीजिएगा। लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? है ना, बहुत अच्छा। अगला देखिए, कोकूनों से रेशम निकालने के लिए प्रक्रिया को हम लोग वस्त्र पहनने में डैश होते बी, आरामदायक। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा। क्यों आरामदायक? कोकून बन जाने के इकट्ठा किया जाता है। सही बोला।
होता है। कोकून से। हाँ, ये रेशम कीट के कोकून से। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। अगला देखिए, क्या ये गोया या पानी में डालते हैं? पानी में। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया, उबलते हुए पानी में। सही बोला। अब सब माइक ऑफ कर दीजिए। और जिन लोगों को 10 में से 10 मिला है, बहुत अच्छी बात है। और जिन्हें कोई भी मार्क कम आए हैं, वो अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो भी हो, हम सबने ये पार्ट की चर्चा अच्छे से किया। आप सबने सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दिए, सारे जवाब दिए। और हम लोग अगली कक्षा में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। और आज घर में जाकर इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ोगे। और जो जो उसमें से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं, उन सबको पेंसिल से अंडरलाइन करके नोटबुक में लिखोगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।